जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा 154th लेक्चर है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में। बेहद छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से देखेंगे और ख़त्म करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ऐसे पॉलिसीज को लेकर आएंगे जिनके थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाएगा, जिनके थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वो फेज है जब हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि इसका पूरा पूरा फायदा ब्रिटिश सिटीजन्स को हो और इसका पूरा पूरा नुकसान इंडियंस को हो। ये वो दौर है जब पूरे दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा था और दूसरी तरफ हमारे कंट्री के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिनके थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाएगा, जिनके थ्रू इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये बेहद कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर के मार्केट्स में की जाती थी, इंटरनेशनल मार्केट्स में की जाती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिनके थ्रू ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको खत्म किया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। स्पेशली जब ब्रिटिशर्स को थोड़ी बहुत पावर मिलने की शुरुआत हुई। बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। और जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले तो कंपनी के लिए एक बड़ी एडवांटेजियस सी सिचुएशन क्रिएट हुई। हुआ क्या कि इससे पहले तक अगर कंपनी को कोई भी इंडियन गुड्स खरीदने होते थे तो वो अपने साथ में गोल्ड लेकर आते थे, वो अपने साथ में बुलियन लेकर आते थे। लेकिन अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और इसी रेवेन्यू से, इसी इंडियन वेल्थ से अब कंपनी इंडियन गुड्स को खरीद रही थी। देखो सिचुएशन कितनी एडवांटेजियस है। कल तक अगर उनको कुछ भी खरीदना होता था तो कम से कम अपने यहां से गोल्ड लेकर आना पड़ता था, तो कम से कम अपने यहां से बुलियन लेकर आना पड़ता था। लेकिन अब वो लोग ब्रिटिशर्स यहां पे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसी रेवेन्यू से, उसी इंडियन वेल्थ से इंडियन गुड्स को खरीद रहे हैं। मतलब अब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है और प्रॉफिट 100% है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस रेवेन्यू जनरेशन के लिए पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है और रेवेन्यू कहां से आएगा जब पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आर्टिसंस को एक्सप्लॉइट किया गया। और आर्टिसंस को एक्सप्लॉइट क्यों किया गया? जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को पावर मिलने की शुरुआत हुई वैसे वैसे ब्रिटिशर्स ने ये जो इंडियन गुड्स हैं इनकी प्राइसेस को अपने हिसाब से डिसाइड करने की शुरुआत की, इंडियन मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की शुरुआत की। और इस वजह से पीजेंट्स को भी एक्सप्लॉइट किया गया, पीजेंट्स भी परेशान हुए और आर्टिसंस भी परेशान हुए। और इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो फ्लरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगी, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ में भी यही हुआ। हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेहद सक्सेसफुली रन करती थी, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्राइव कर रही थी, उसको धीरे धीरे करके क्रश किया गया। वेस्टर्न कोस्ट पे सूरत हुआ करता था, मलाबार हुआ करता था, ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल हुआ करता था और मसूलीपट्टनम हुआ करता था। एंड दे वर नोन फॉर देयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। ये वो एरियाज थे, ये वो कोस्टल एरियाज थे जहां पे हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बेहद सक्सेसफुली रन कर रही थी, थ्राइव कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को पावर मिलने की शुरुआत हुई, ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिनके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंडियन शिप्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए और जो ब्रिटिश शिप्स हैं उनको एनकरेज किया जाए। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई गई कि जो ब्रिटिश शिप्स हैं इनको ट्रेड रूट के ऊपर मोनोपोली प्रोवाइड कर दी जाएगी और इंडियन शिप्स को डिस्करेज करने के लिए उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाई जाएंगी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है
वो भी ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहा था, वो भी ऐसे लॉज लेकर आ रहा था कि हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है या इन जनरल हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्करेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और लॉ क्या कहता था कि कोई भी ऐसा इंडियन शिप या कोई भी ऐसा शिप जिसका कैरियज 350 टन से कम का है, वो शिप इंडिया से ब्रिटेन में एंटर नहीं कर सकता है। अब सोचो, लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा शिप जिसका कैरियज 350 टन से कम का है, वो इंडिया से ब्रिटेन की तरफ सेल नहीं कर सकता है, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ आ नहीं सकता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो इंडियन शिप्स थे उनकी कैरियज कैपेसिटी इतनी थी नहीं, और इस वजह से ये जो इंडियन शिप्स हैं ये मार्केट से बाहर हो गए। शिप्स नहीं होंगे तो गुड्स पहुंचेंगे नहीं, गुड्स पहुंचेंगे नहीं तो ब्रिटेन का मार्केट इंडियंस के लिए खत्म हो जाएगा। असेंशियली ये कानून क्यों लाया गया? ताकि ये जो ब्रिटेन के शिप्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिले, वो सेल करें, उनके हाथ में पूरा जो ट्रेड रूट है उसकी मोनोपोली रहे। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी ऐसे कानून लेकर आ रहा था जिनके थ्रू हमारे शिप्स को, हमारे इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जा रहा था। इनफैक्ट 1814 में एक और कानून लाया गया और इस कानून के तहत क्या कहा गया कि कोई भी इंडियन बिल्ट शिप अगर है तो उसको ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, तो अगर हमारे शिप्स को ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल्स के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो हम अमेरिका के साथ में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हम रेस्ट ऑफ द यूरोप के साथ में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये भी क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो इंडियन शिप्स हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है और ट्रेड रूट्स के ऊपर मोनोपोली दी जा रही है ब्रिटिश शिप्स को। और इवेंचुअली ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो लॉज हैं, ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी थ्राइविंग इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी उसका डिक्लाइन हो जाए, वो खत्म हो जाए। बहुत सिंपल। और ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ नहीं किया गया, ये सिर्फ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ में नहीं किया गया, ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज के साथ में यही किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इंडियन स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो ये जो हमारी स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी, पहली बात तो ये कि इसमें इंडियंस की एंट्री को ही प्रोहिबिट किया गया था। ऐसी ऐसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लाई गई थी कि इंडियंस के लिए इस स्टील इंडस्ट्री में एंटर करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था, डिफिकल्ट होता था। ये तो अच्छा हो कि वर्ल्ड वॉर वन हो गया, और वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो थोड़ा हल्का हुआ, ब्रिटिशर्स की एक तरीके से कमर टूट गई। और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकें, वो इंडियन इंडस्ट्रीज को लगा सकें। लेकिन जब इंडियन स्टील इंडस्ट्री को लगा भी दिया गया, तब भी ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिनके थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है ये ग्रो ना करे और डोमिनेंस किसका रहे? ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस रहे। फॉर एग्जाम्पल टाटाज। और ये वो फेज है जब जीडी बिरला आएंगे, जब टाटा आएंगे, जब पुरुषोत्तम दास आएंगे और इंडियन इंडस्ट्रीज को लगाने की शुरुआत करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स इनको डिस्करेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटाज को ये बोला गया कि आप सिर्फ हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टील को ही प्रोड्यूस करोगे फॉर द ब्रिटिश यूज। इंडियन स्टील इंडस्ट्री को फोर्स किया गया, इंडियन इंडस्ट्रीज को फोर्स किया गया कि वो सिर्फ हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील को ही प्रोड्यूस करेंगे फॉर ब्रिटिश यूज। अब ये सुनने में तो लगता है कि यार सही तो है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में जो ज्यादातर मार्केट था उस मार्केट में डिमांड थी लोअर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील की। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंडियंस को इस स्टील मार्केट से दूर रखने के लिए, इस स्टील मार्केट से बाहर रखने के लिए फोर्स कर रही है कि आप लोअर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील को प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप सिर्फ हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील को ही प्रोड्यूस करोगे। तो हर एक इंडस्ट्री को डिस्करेज करने की कोशिश की गई। और डिस्करेज क्यों करने की कोशिश की गई? क्योंकि इवेंचुअली ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फायदा सिर्फ उनका हो। हालांकि ये जो चेंजेस हो रहे थे, ये जो रिप्रेशन हो रहा था, इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे जिनको फायदा भी हो रहा था। जैसे फायदा हो रहा था इंडियन ट्रेडर्स को, जैसे फायदा हो रहा था मनी लेंडर्स को, जैसे फायदा हो रहा था बैंकर्स को। ये जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये जो बैंकर्स हैं, ये
ब्रिटिशर्स के साथ में मिल के काम करेंगे, जूनियर पार्टनर्स के तौर पे काम करेंगे और इन रिटर्न इनको भी थोड़ी बहुत वेल्थ मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स इन इंडियन ट्रेडर्स को, इन मनी लेंडर्स को, इन बैंकर्स को बड़ा स्मार्टली यूज कर रहे थे इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लार्जर पिक्चर को अगर देखोगे तो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा था? अल्टीमेटली फायदा ब्रिटिश रूल का हो रहा था, ब्रिटिशर्स का हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ट्रेडर्स की अगर बात करें तो इंडियन ट्रेडर्स को यूज किया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स किस तरीके से यूज कर रहे थे? ये जो इंडियन ट्रेडर्स हैं ये ब्रिटिश गुड्स को रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक लेके जाते थे। ब्रिटिशर्स के पास में अपनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उनको जरूरत थी इंडियन ट्रेडर्स की कि ये जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो ब्रिटिश गुड्स को देश के हर एक कोने में लेकर जाएं। अब इसमें थोड़ा बहुत फायदा होता था इंडियन ट्रेडर्स का, लेकिन इवेंचुअली जो लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर बेनिफिट है वो किसका है? वो ब्रिटिशर्स का है। बिकॉज ब्रिटिशर्स को पूरा इंडियन मार्केट मिल रहा है, इंडियन मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा बैंकर्स को यूज किया गया। बैंकर्स मदद करते थे कलेक्शन में, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मदद करते थे। बिकॉज ये जो बैंकर्स होते थे इनका नेटवर्क रूरल एरियाज में भी होता था, रिमोटेस्ट पार्ट्स में भी होता था और उसी नेटवर्क को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज कर रही थी फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो मनी लेंडर्स होते थे इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। रोल क्या था? कि ये पीजेंट्स को लोन्स प्रोवाइड करते थे और पीजेंट्स अपने लिए लोन नहीं लेते थे, पीजेंट्स लोन लेते थे रेवेन्यू को चुकाने के लिए। तो इवेंचुअली ये जो लोन का पैसा है ये मदद करता था स्टेट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में। तो ब्रिटिशर्स इन मनी लेंडर्स को भी सपोर्ट करते थे। इस पूरे प्रोसेस में इंडियन ट्रेडर्स को, कुछ इंडियन ट्रेडर्स को, मनी लेंडर्स को और कुछ बैंकर्स को फायदा हुआ, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने बनाया। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको भी बड़ा स्मार्टली यूज किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इवेंचुअली फायदा किसका है? इवेंचुअली फायदा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का। मोर और लेस ये देखने को मिलता है कि जितनी भी कॉलोनियल पॉलिसीज लाई गई उन्होंने कोशिश की कि इंडियन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को हिंडर किया जाए, इंडियन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से रोका जाए। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है। इन दोनों स्लाइड्स में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स हर वो संभव कोशिश करेंगे जिनके थ्रू हमारे इंडस्ट्रीज को सप्रेस किया जाए और ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। ये जो सारी बातचीत है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इस कहानी को दिमाग में रखना। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा फिर आया 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ। और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हमारी कंट्री में मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हुई। इससे पहले तक तो पूरे तरीके से कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था और हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। लेकिन हाँ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ कुछ ये देखने को मिला कि मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हमारी कंट्री में हुई। जैसे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब लगाई गई? 1853 में लगाई गई। और कहाँ पे लगाई गई? बॉम्बे में लगाई गई। और किसने लगाई? नाना बॉय ने लगाई। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब लगाई गई? 1853 में। कहाँ लगाई गई? बॉम्बे में। और किसने लगाई? काउसजी नाना बॉय ने लगाई। और फर्स्ट जूट मिल कब लगाई गई? 1855 में लगाई गई। और कहाँ लगाई गई? रिसरा बंगाल में लगाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में रख लेना कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हमारे कंट्री में कुछ कुछ मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हुई। जैसे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कब लगाई गई? 1853 में। कहाँ लगाई गई? बॉम्बे में। और किसने लगाई? नाना बॉय ने लगाई। फर्स्ट जूट मिल कब लगाई गई? 1855 में। और कहाँ लगाई गई? रिसरा बंगाल में लगाई गई। लेकिन हाँ कुछ कुछ मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में लगने की शुरुआत हो गई है। लेकिन ये जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी इनमें से ज्यादातर को अभी भी फॉरेनर्स ओन करते थे, अभी भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और ये वो भी फेज है
जब इंडिया में खूब सारा फॉरेन कैपिटल भी आएगा। और इंडिया में फॉरेन कैपिटल क्यों आएगा? बिकॉज इंडिया में हाई प्रॉफिट्स थे, बिकॉज इंडिया में चीप लेबर की अवेलेबिलिटी थी, बिकॉज इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था, बिकॉज इंडिया में एक लंबा चौड़ा मार्केट अवेलेबल था। इंडिया में ये सारे एडवांटेजेस थे, हाई प्रॉफिट भी है, चीप लेबर भी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी है और मार्केट की अवेलेबिलिटी भी है, और इस वजह से खूब सारा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स थे वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, और इंडिया में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए भी लोग अपने पैसे को लेके आ रहे थे इंडिया में। और जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी, जो ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था, वो ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स को मदद कर रहा था, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए फेवरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लेकर आ रहा था। और आप सोच सकते हो कि जब सरकार मदद करेगी, जब सरकार बोलेगी कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ, आपके फायदे के लिए हम सारी चीजें करेंगे, जितना एक्सप्लॉइट करना है इंडियंस को उतना एक्सप्लॉइट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रिटिशर्स आएंगे या नहीं आएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है, आएंगे। मतलब फॉरेन कैपिटल तो आ रहा है, लेकिन ये जो फॉरेन कैपिटल आ रहा है ये भी एक्सप्लॉइटेटिव है इन नेचर। इसका भी एम क्या है कि इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ और उस प्रॉफिट को ब्रिटेन लेके जाओ, उस प्रॉफिट को लंदन लेके जाओ, उस प्रॉफिट को यूरोप लेके जाओ। बेसिकली ये जो फॉरेन कैपिटल है ये भी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर था। इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज के सामने चैलेंजेस बड़े बड़े थे। चैलेंजेस क्या थे? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्रेडिट का प्रॉब्लम। लोगों के पास में पैसा ही नहीं था। इंडस्ट्री को लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और लोगों के पास में पैसा नहीं था। सरकार मदद कर नहीं रही थी। सरकार इनफैक्ट कोई भी टैरिफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही थी, और सरकार तो मैनिपुलेट कर रही थी। मैनिपुलेट कैसे कर रही थी कि एक तरफ सरकार फॉरेन कंपनीज को मदद कर रही थी, ये जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो भी इंडस्ट्रीज थी उनके लिए फेवरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लाई जा रही थी, उनके लिए टैरिफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा रही थी, और हमारी जो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज थी उनके लिए कोई टैरिफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इस वजह से भी इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज का थ्राइव करना, उनका रन करना डिफिकल्ट हो रहा था। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज थी उनको सरकार भी फेवर कर रही थी, उनके पास में ऑलरेडी पैसा भी था, उनके पास में हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी भी थी, बिकॉज उन्होंने कुछ हद तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देख लिया था। तो वो कंपटीशन के मामले में भी हमसे आगे थी, और इस कंपटीशन की वजह से भी हमारी जो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉपरली थ्राइव नहीं कर पा रही थी, और कुछ बच जाता था तो ये जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट लोग हुआ करते थे ये सरकार को फोर्स करते थे कि भाई ऐसी पॉलिसीज लेकर आओ कि ये जो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं इनको सप्रेस किया जाए, इनको दबाया जाए। तो कहने के लिए 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी भी इनकी जो सिचुएशन थी वो बेहद क्रिटिकल थी। इनको रन करना अपने आप में डिफिकल्ट था। लेकिन हाँ, ये वो फेज है जब इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास का राइज देखने को मिलेगा, जब वर्किंग क्लास का राइज देखने को मिलेगा। और इसके साथ आज की बातचीत हमारी खत्म हो गई। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये जो सेशंस हैं इन सेशंस की इंपॉर्टेंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ढंग से देखना, बिकॉज आंसर राइटिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।